हम लोग जो हैं आज संभल जाना चाहते थे। अभी आपके सामने तो रोक रहे हैं। अफसोस है, इस प्रकार से हमको रोकना गलत है। यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। सरकार अपने किए हुए कर्मों को जनता के सामने खुल के ना आने पाओ, इसे रोकने का परिणाम। लोकतंत्र की हत्या है, ये दमनकारी नीति है पुलिस की। ये झगड़ा तो प्रशासन ने खड़ा किया है। प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया गया है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। भीड़ का नेतृत्व करने के लिए वो सारी साजिश रचे थे। हम 2 तारीख को वहाँ जा रहे हैं और ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। हर स्थिति में हम प्रदेश को कानून का राज और बढ़िया देने वाले हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। बॉर्डर पर पुलिस खड़ी। 10 दिसंबर तक संभल में नेताओं की नो एंट्री। प्रशासन ने नोटिस जारी कर साफ साफ कह दिया कि अभी बाहरी लोगों की संभल में एंट्री नहीं है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता संभल जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिससे अखिलेश यादव नाराज हो गए और सरकार पर गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी ग्राउंड जीरो पर जाने के लिए कई दिनों से कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। कि हम लोग जो है शांतपूर्ण ढंग से आज संभल जाना चाहते थे और हम लोगों को बलपूर्वक रोकने का काम हुआ है। सुबह दिल्ली से संभल जाने के लिए 3 नेताओं ने कूच किया था। एसपी सांसद हरेंद्र मलिक, सांसद जियाउर रहमान बर्क और इकरा हसन अपने कार्यकर्ताओं के साथ संभल जाने की कोशिश में थी। दूसरी ओर लखनऊ से भी एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाने के लिए निकला था। यूपी विधानसभा के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे अपने साथी नेताओं के साथ संभल में उन परिवारों से मिलने जाने वाले थे जो या तो घायल हैं या फिर जिनके बच्चों की गोली लगने से मौत हो गई। एसपी सांसद रुचि वीरा भी संभल जाने की कोशिश करती रही, लेकिन सफल नहीं हो पाई। समाजवादी पार्टी के 5 बड़े नेताओं को पुलिस ने रोक दिया। हरेंद्र मलिक और जियाउर रहमान बर्क को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोका तो माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में, सांसद रुचि वीरा को पुलिस वालों ने मुरादाबाद से आगे नहीं बढ़ने दिया और इकरा हसन को हापुड़ में रोक दिया गया। पुलिस के रोकने पर एसपी सांसद हरेंद्र मलिक दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास डिवाइडर पर ही बैठ गए। गाजीपुर बॉर्डर पर काफिला रुकने से जाम की स्थिति बन गई, लेकिन हरेंद्र मलिक वहां से नहीं हिले। काफी देर तक डिवाइडर पर ही बैठे रहे। एसीपी साहब बड़े साहब हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, केवल इसलिए यहाँ रोका जाएगा। हम खड़े हैं कि एसीपी साहब आएंगे। देखिए, एज पर प्रोटोकॉल मेंबर पार्लियामेंट शुड बी ट्रीटेड अबाउट द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हरेंद्र मलिक पुलिस वालों के व्यवहार से नाराज दिखे। लोकतंत्र का हवाला देते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि संभल की हकीकत सामने आने से रोकने के लिए पुलिस वहां जाने नहीं दे रही। तो बैठिए, लोकतंत्र है, हम तो लोकतंत्र में सम्मान करते हैं कानून का। पर ये देखिए 2 बात है। एक तो रोकना है, उससे बड़ा आपत्तिजनक ये है कि हमें इसलिए रोका कि एसीपी साहब आ रहे हैं तो इसलिए एमपी रुक जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अपनी गाड़ी में काफी देर तक बैठे रहे। काफिला हमारा निकलने का मकसद ये था कि हम 3 दिन पहले हमारा डेलीगेशन जा रहा था संभल के लिए। माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन बनाया था, लेकिन डीजीपी यूपी ने ये कहा था कि उस वक्त अभी नहीं जाएं कि वहाँ पे स्थिति अभी ख़राब हो सकती है, तो हम लोग रुक गए। जबकि स्थिति ख़राब, जनप्रतिनिधियों के जाने से स्थिति ख़राब नहीं होती बल्कि संभलती है। लेकिन अफसोस है, इस प्रकार से हमको रोकना गलत है और ये सरकार अपनी जो प्रकार वहाँ पे घटना हुई है उसमें पुलिस प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है, वो चीज़ सामने नहीं आ सके, इसलिए हमको रोका गया है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के साथ
बड़ा डेलीगेशन था। पूरी तैयारी के साथ रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने लखनऊ से आगे बढ़ने नहीं दिया। बदनीयती कहिए चाहे सरकार अपने किए हुए कर्मों को जनता के सामने खुल के ना आने पाओ, इसे रोकने का प्रयास। आज ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया गया है और समाजवादी पार्टी के नेताओं की आवाज दबाने का काम कर रहा है। कोई भी ताकत हमारी आवाज को दमन और जुर्म से दबा नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने भी आरोप लगाया कि सरकार सच सामने आने देना नहीं चाहती। लोकतंत्र की हत्या है, ये दमनकारी नीति है पुलिस की कि एक तरफ ठोकेंगे, मारेंगे, गोली चलाएंगे, हत्या करेंगे और ऊपर से अब जो है कि लोगों को उनका दर्द जानने के लिए भी वहाँ जाने नहीं देंगे। प्रयास तो रहेगा देखिए, क्योंकि हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीच में जाना फर्ज है हमारा, तो जैसा भी होगा जाने की कोशिश तो रहेगी। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल जाने से रोकने पर अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश ने संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक के आदेश की कॉपी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, प्रतिबंध लगाना बीजेपी सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती, जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द और शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। समाजवादी पार्टी के इस हमले का जवाब यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। संभल में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी। प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए और हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच संभल पर जारी इस सियासी जंग में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अत्याचार अन्याय जहां हो रहा है, सबको डट के खड़ा रहना चाहिए। हम सब लोगों ने भी पहले से कार्यक्रम घोषित किया था, हम 2 तारीख को वहां जा रहे हैं। यानी संभल हिंसा को लेकर सियासत और गर्म होने वाली है, लेकिन इस वक्त संभल की गलियां बिल्कुल शांत हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि कल न्यायिक आयोग के सदस्य संभल आएंगे और उसके बाद सभी लोगों से मुलाकात करके एक पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे और उसके बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे। शिवांग मिश्रा, एबीपी न्यूज, संभल। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां चुनाव में महायुति जीता, महाअघाड़ी हारा, लेकिन इनकी जीत हार में फंस गई बेचारी ईवीएम। पिछले कई चुनावों से चली आ रही ईवीएम को कोसने वाली परंपरा इस बार भी पूरी मजबूती से निभाई जा रही है। हारने वाली पार्टियां कह रही हैं ईवीएम में खोट है, जीतने वाले दल कह रहे हैं ये चुनाव आयोग पर चोट है। इस बार तो ईवीएम के विरोध की आग ने आंदोलन का ही रूप ले लिया, जिसके मुख्य किरदार है महाराष्ट्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढाव। पुणे से आई इन 3 तस्वीरों से दिन भर महाराष्ट्र और देश की सियासत में गहमा गहमी रही। चर्चा के केंद्र में है जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढाव। महाराष्ट्र के 3 सियासी दिग्गज शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अजित पवार पुणे पहुंचे और बारी बारी से बाबा आढाव से मुलाकात की। दरअसल बाबा आढाव ने ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ रखा है, जिसे लेकर पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। ईवीएम को लेकर आपका क्या कहना है? जो मैं कहता हूँ उसमें कोई शक करने के लिए है, शक तो कर होता ही है, मुझे भी है। क्योंकि मामला सियासी नफा नुकसान का है, इसलिए सीनियर पवार और उद्धव ठाकरे ने इस आंदोलन को समर्थन देने के मकसद से बाबा आढाव से मुलाकात की, जबकि अजित पवार ने उनसे आंदोलन खत्म करने की अपील की। जिससे माझ्या हातात त्याचा पुरावा नाही, काही लोकांनी आम्हाला केले की हे या पद्धतीने करणं शक्य आहे, ते केलं नाही, त्याच आंशिक कमतरता आहे की आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवला नाही, आम्हाला असं वाटतं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए हफ्ता हो चुका है, लेकिन महाविकास अघाड़ी की गाड़ी ईवीएम से आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इस बीच ईवीएम को लेकर संजय राउत ने बड़ी बात कह दी है। तर चर्चा केली आणि भविष्यामध्ये काय करता येईल, काय मार्ग निघेल
हे सुद्धा आम्ही त्यातून शोधण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मग तो कायदेशीर मार्ग आहे का, आंदोलनाचा मार्ग आहे. ईवीएम पर कांग्रेस की भाषा भी शिवसेना उद्धव गुट जैसी ही है, बल्कि उसके निशाने पर तो चुनाव आयोग भी है. हमारा लोकतंत्र है, उसको मजबूत करने के लिए इतनी सारी जो एजेंसीज बनी है, वो अगर जी हुजूरी करके इस तरह का काम करेंगे तो सही नहीं है. इससे पहले भाई जगताप ने चुनाव आयोग पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई है. बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि जगताप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इस प्रकार से चुनाव आयोग का अवमान करना, गालियां देना, ये गुनाह है. मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस आयुक्त से पास शिकायत दर्ज की है. भाई जगताप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उधर शिंदे गुट के नेता शंभूराज देसाई ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर ही सवाल उठा दिए. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के वक्त इस तरह के सवाल क्यों नहीं उठाए गए. अगर अभी ईवीएम में गड़बड़ है तो लोकसभा के टाइम, इलेक्शन के टाइम में उन्होंने क्यों नहीं ऐसा कहा? उनके फेवर में डिसीजन गया तो ईवीएम अच्छा है, और उनके अगेंस्ट में डिसीजन गया तो ईवीएम खराब है. फिर भी अगर उनका कोई कहना है तो इलेक्शन ऑफिसर के पास, चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, वो उनके पास अगर कोई एविडेंस है तो उसका कंप्लेंट दे सकते हैं. ईवीएम पर विवाद गहराया तो बीजेपी ने झारखंड चुनाव के नतीजों का मुद्दा भी उठा दिया. कहा चुनाव तो वहां भी हुए थे, पर उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा. कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने वाली इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है और जनता उसको सत्ता से दूर रख रही है. इस बीच मतदान प्रतिशत और वोटरों की संख्या को लेकर कांग्रेस के सवालों पर चुनाव आयोग का जवाब भी सामने आ गया है. आयोग ने कहा है वोटिंग प्रतिशत की तय प्रक्रिया का पालन किया गया. सभी पार्टियों को इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई. पोलिंग एजेंट को मतदान प्रतिशत की पूरी जानकारी दी. इससे पहले कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में मतदान प्रतिशत पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी, जिसके जवाब में आयोग ने 3 दिसंबर शाम 5 बजे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए बुलाया है. और अब खबर बिहार से, जहां सुशासन बाबू यानी सीएम नीतीश कुमार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटरों को साधने की जुगत में लग गए हैं. नीतीश कुमार 15 दिसंबर से पूरे बिहार में महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे. नीतीश पहले भी सियासी यात्राएं कर चुके हैं. महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में जिस तरह से महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की बदौलत बीजेपी और जेएमएम को जीत हासिल हुई, उसे देखते हुए नीतीश कुमार भी अब ये दांव आजमाने में लग गए हैं. याद करिए न खाली, अब भूलिएगा मत. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार याद दिला रहे हैं कि राज्य में खूब काम हुआ है, भूलिएगा मत. जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, विकास की बयार बह रही है. यही नहीं, सुशासन बाबू तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनसे पहले कोई भी सरकार उतना काम नहीं कर पाई है. कैसे नहीं करता, किया आज तक शुरू से हम लोग करवाए हैं. ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये सब भी हम ही लोगों को बुलवाए हैं, और तब जो डिपार्टमेंट की तरफ से सब जगह से लोग करते हैं. इस बार देखिए, हर बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक एक चीज को बताने के लिए किया जाता है. उसी के लिए यहाँ पर एक बार मीटिंग होती है. तो आज देखिए, आज तो कितना बढ़िया और करा है, हर बार होता है. अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. नीतीश जानते हैं कि अगर अभी से दमखम नहीं दिखाएंगे तो बाजी हाथ से फिसल भी सकती है. लिहाजा वोटरों को साधने के लिए सियासी यात्रा पर निकलने की तैयारी में लग गए हैं. नीतीश कुमार 15 दिसंबर से पूरे बिहार में महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे. इस यात्रा में नीतीश महिलाओं से संवाद करेंगे, महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे, महिलाओं को कितना फायदा हो रहा है इसका फीडबैक लेंगे, महिलाओं की समस्याएं भी सुनेंगे. विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिला वोटरों को साधने के लिए ये बड़ा दांव माना जा रहा है. बिहार में करीब 48% वोटर महिलाएं हैं. ऐसा माना जाता है कि बिहार के महिला वोटरों पर नीतीश कुमार को भरोसा रहता है और उनकी जीत में महिला वोटरों की संख्या अहम होती है. ये सभी पार्टियां जानती हैं. राजनीति की भाषा में कहें तो महिला मतदाता नीतीश का सॉलिड वोट बैंक है.
महिला संवाद यात्रा पर करीब 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यात्रा के दौरान महिलाओं के कल्याण के लिए नीतीश कुमार बड़े फैसले भी ले सकते हैं। माना जा रहा है कि जेडीयू की नजर महिला वोट बैंक पर है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिला संवाद के बाद सरकार महिलाओं को ध्यान में रखकर नई योजनाओं की शुरुआत भी कर सकती है। हालांकि तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। माना जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में महायुति को लाडली बहन योजना और झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से महागठबंधन को लाभ हुआ, उसी तरह की किसी योजना का ऐलान नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा में कर सकते हैं। बिहार में महिला संवाद यात्रा नीतीश कुमार की 15वीं यात्रा होगी। नीतीश साल 2005 से मुख्यमंत्री हैं। तब से अब तक वो बिहार में कुल 14 यात्राएं कर चुके हैं। 15 दिसंबर से शुरू होने वाली यात्रा की सरकारी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यात्रा से जुड़े जिलों के 5-5 गांवों की जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि आरजेडी ने इस यात्रा को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा है। यात्रा पर कोई भी इकला हक है, हमारा भी हक है, उनका भी हक है, सबके हक है। कहीं भी यात्रा कर लो, क्या है तकलीफ, क्या है? विकास हो रहा है, जनता देखिए रहा है, जनता देख रहा है, सब कोई देख रहा है। उधर जेडीयू ने कहा है कि नीतीश पहले भी यात्रा निकाल चुके हैं। बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है, लिहाजा इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगामी 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की पहले भी कई यात्रा कर चुके हैं और इन यात्राओं से सकारात्मक परिणाम निकले हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब जब यात्रा पर जाते हैं उसके अच्छे और सुखद परिणाम सामने आए हैं। महिलाओं को साधने के लिए यूं तो हर चुनाव में लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं। राजनीतिक दलों को इसका फायदा भी होता है, लेकिन अगर बड़े सियासी फायदे की बात की जाए तो 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा हुआ। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 सीटें मिली। इस जीत में राज्य की लाडली बहन योजना को क्रांतिकारी कदम बताया गया, जबकि 2018 के चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश में सिर्फ 109 सीटें मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। अपनी दीदियों के साथ लाडली बहनों, और ये खुशी है कि हमारी सारी बहनें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना, अब लखपति दीदी प्रधानमंत्री जी के हृदय का कार्यक्रम है और मुझे विभाग की जवाबदारी मिली है। उससे दीदियों की आजीविका बढ़ रही है और सबको आजीविका की गतिविधियों से जोड़ के सबको लखपति बने। हालांकि नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर कई दल आलोचना करने में भी जुट गए हैं। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुछ भी कर ले, चुनाव में उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आप कोई भी यात्रा कर लीजिए, नीतीश कुमार किए थे समाधान यात्रा, कितना बिहार की समस्या का समाधान हो गया। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, भीड़ दिखेगी, पैसे के बल पर, काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। नीतीश कुमार ने 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विश्वास यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा का उनको जोरदार फायदा हुआ था। विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को 206 सीटों पर जीत मिली, जिसमें नीतीश की पार्टी जेडीयू ने अकेले 115 सीटों पर कब्जा किया था। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने संकल्प यात्रा की थी, मगर तब उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। जाहिर है बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में सुशासन बाबू जीते तो एक बार फिर महिला वोटर वाला दांव ही उनकी कामयाबी की मिसाल माना जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।